हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स डाउट क्लास की एक और कमाल की वीडियो। एक बार फिर से मैंने पिक किया आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, आज मैं दूंगा उनके जवाब। सो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, जो चीज काम की लगे उसे नोट कर लेना, क्योंकि इस संडे वाली क्लास से आपको मिलती है इंग्लिश ग्रामर की भरपूर नॉलेज। तो चलो फिर बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं पढ़ता हूं आपके प्यारे प्यारे स्वीट से कमेंट। पहला कमेंट क्या है, कमल सिंह ने लिखते हैं, सर टीवी में माय फुट बोलते हैं, उसकी इंग्लिश क्या होगी? सर प्लीज पिक माय क्वेश्चन। इंग्लिश नहीं, हिंदी क्या होगी? इंग्लिश तो ऑलरेडी आपने लिखी है माय फुट, इसकी हिंदी क्या होगी? तो देखिए, टीवी में, फिल्मों में, नाटकों में अक्सर क्या होता है, एक्ट्रेस बोलती है माय फुट, एक्टर भी बोलते हैं, आई मीन ज्यादातर एक्ट्रेस बोलती हैं, लड़कियां बोलती हैं, हीरोइंस बोलती हैं माय फुट। तो इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? तो माय फुट का मतलब होता है मेरी जूती करेगी ये काम। देखिए, ये जो वाक्य है, ये जो फ्रेज है, ये गुस्से में बोला जाता है। जब भी आपको कोई काम करने को बोले और आपका वो काम करने का दिल ना हो और आप उससे कहें मेरी जूती करेगी ये काम, मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा, तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? माय फुट, यानी कि मैं नहीं करूंगा, हिम्मत है तो करवा ले। और भी बहुत सारे लफ्ज हैं जो मैं यहां नहीं बोल सकता। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला कमेंट क्या है, मुजाहिद खान ने लिखते हैं, यूज ऑफ एनफ, यानी कि सर एनफ का यूज बताइए। देखिए, एनफ का हिंदी में मतलब होता है काफी, ये कॉमन सा यूज है, काफी, कॉफी नहीं, काफी, एनफ। जैसे कि मेरे पास काफी पैसा है, तो इंग्लिश होगी आई हैव एनफ मनी। और जैसे कि मैं काफी खाना खा चुका हूं, मेरा पेट भर चुका है, आई हैव ईटन एनफ फूड। बस काफी हो गया, बहुत हो गया, एनफ इज एनफ, ऐसे बोल देते हैं। तो आप और कई तरीके से वैसा एनफ का यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन 99% जो इसका यूज होता है वो काफी के लिए होता है। अगला सवाल है मनप्रीत सिंह का, लिखते हैं, हेलो सरताज सर। हाय मनप्रीत जी, आई एम फ्रॉम पंजाब, मैं पंजाब से हूं। आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है, आई के साथ वाज क्यों यूज होता है? आई तो प्लूरल होती है, यानी होता है। आपने पूछा है कि आई के साथ वॉज क्यों लगाते हैं? आई तो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, आई के साथ तो वर लगना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं, पास्ट टेंस में आई सिंगुलर काउंट होता है और प्रेजेंट और फ्यूचर में आई जो है वो प्लूरल काउंट होता है। तो वाज वर ये पास्ट वाली चीजें हैं, तो पास्ट में तो आई सिंगुलर काउंट होता है, इसीलिए आई के साथ वाज लगाते हैं। और ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, इसको तो आप रट्टा मार लो तो वैसे ही याद हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल क्या है, शालिनी कुमारी ने लिखती हैं, व्हाट डिफरेंस बिटवीन हॉलिडे, लीव, वेकेशन एंड लीजर? ओके, तो इनमें क्या फर्क है, एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं हॉलिडे। इन सबका वैसे मतलब कुल मिलाकर छुट्टी ही होता है, लेकिन एक एक करके समझा देता हूं। हॉलिडे, हॉलिडे का मतलब होता है छुट्टी का दिन, यानी वो दिन जिस दिन आपको ऑफिस, कॉलेज, स्कूल जिसमें भी आप हैं उनकी तरफ से, यानी कि मैनेजमेंट की तरफ से छुट्टी दी गई है या सरकार की तरफ से दी गई है, उस दिन को हॉलिडे बोलते हैं। दूसरा है लीव। लीव भी छुट्टी या छुट्टी का दिन होता है, लेकिन ये वो छुट्टी होती है जो अपनी तरफ से कर ली, यानी ना तो सरकार की तरफ छुट्टी है या जिस डिपार्टमेंट हम काम करते हैं, स्कूल, कॉलेज या ऑफिस वगैरह जो भी है वो, और उनकी तरफ से भी कोई छुट्टी नहीं है, जाना था बट मैंने छुट्टी कर ली, तो वो छुट्टी लीव कहलाएगी। अगला है वेकेशन। वेकेशन कहते हैं लंबी छुट्टी को, जैसे कि 2 महीने की छुट्टियां गर्मियों की पड़ जाती हैं, समर वेकेशन हो जाता है, या फिर 4 दिन की छुट्टी कर ली, 1 हफ्ते की छुट्टी कर ली, तो ज्यादा छुट्टियों को एक साथ किया जाए तो वो वेकेशन कहलाती है। और लीजर का मतलब होता है फुर्सत, यानी खाली टाइम, यानी काम करते समय जो थोड़ा सा बीच में हा हो गया, एक दूसरे से बात कर ली, जो खाली है वो लीजर टाइम कहलाता है। तो ये छुट्टी के अलावा भी आप इसे कह सकते हैं कि घर पे भी खाली टाइम वो लीजर टाइम हो गया, या फिर आप काम करते समय भी जो खाली टाइम होता है, जो फुर्सत का समय होता है, जो फ्री टाइम होता है, उसको बोलते हैं। तो ये मेन मोटा मोटा फर्क है इन सब में। अगला सवाल क्या है, मनिंदर सिंह ने लिखते हैं, सर प्लीज एक्सप्लेन हेयर बाय। हेयर बाय को एक्सप्लेन कीजिए। इसको हेयर बाय भी बोलते हैं और एयर बाय भी बोलते हैं, वो अमेरिकन बोलते हैं, हम इंडियन से हम हेयर बाय बोल देते हैं। हेयर बाय, अब देखिए, अक्सर कोई सरकारी कागज है, कोई फॉर्म है या फिर कोई डॉक्यूमेंट है, आपने अक्सर लिखा हुआ देखा होगा हेयर बाय, तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या मतलब है, और शायद आपने भी ऐसी जगह देखा हो, आपने पूछ लिया, तो मैं आपको बता देता हूं। हेयर बाय का आसान शब्दों में मैं बताता हूं, इसका मतलब होता है इसके जरिए मैं ऐलान करता हूं, इसके जरिए मैं ऐलान करता हूं। इतना लंबा ये सिर्फ हेयर बाय का मतलब है, इसके जरिए मैं ये घोषणा करता हूं, इसके द्वारा मैं ये घोषणा करता हूं, ये इसका मतलब होता है। अब ये क्या कैसे काम करता है, किसी भी फॉर्म पे लिखा होगा आई हेयर बाय, अब उसके आगे जो भी लिखा होगा, इस आई हेयर बाय का मतलब है कि ये जो फॉर्म है इसके जरिए मैं ये घोषणा करता हूं, यानी कि मैं लिखित रूप में देता हूं, ये इसका हो गया। मान लीजिए कोई रिजाइन देना है, तो पहले लिखना होगा आई हेयर बाय रिजाइन द जॉब। सो आई हेयर बाय का मतलब है कि ये लेटर, ये एप्लीकेशन जो मैं लिख रहा हूं, ये प्रूफ है, इसके जरिए मैं घोषणा करता हूं, मैं ऐलान करता हूं कि मैं जॉब से रिजाइन दे रहा हूं। सो किसी भी डॉक्यूमेंट पर लिखा हुआ हेयर बाय, आई हेयर बाय या वी हेयर बाय, इसका मतलब है मैं या हम इस डॉक्यूमेंट के जरिए, इस कागज के जरिए ऐलान करते हैं, लिखित रूप में देते हैं
कि हम वो काम कर रहे हैं जिस काम के लिए वो लेटर या फॉर्म भरा जा रहा है। तो ये लंबा हो गया क्या ज्यादा, ये मतलब होता है इसका। अगला सवाल क्या है, अलकामर रहीम ने लिखते हैं सरताज सर यू आर माय फेवरेट यूट्यूबर। सरताज सर आप मेरे फेवरेट यूट्यूबर, थैंक यू सो मच माय डियर, आप सब मेरे फेवरेट हैं, जितने मेरे फॉलोवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स जितने भी हैं, मैं सबसे बहुत प्यार करता हूं। सर हमारा क्वेश्चन है, मेरा सवाल है इंग्लिश स्पीकिंग में एक्सप्रेशन का क्या रोल है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, एक्सप्रेशन, चेहरे के जो एक्सप्रेशन, हाथ पैरों के एक्सप्रेशन क्या रोल है। यकीन मानिए इंग्लिश में 50% जो रोल है वो एक्सप्रेशन का ही है, और 50% रोल सिर्फ इंग्लिश में नहीं बल्कि हर लैंग्वेज में है। किसी भी लैंग्वेज में जान डालने के लिए एक्सप्रेशंस की जरूरत होती है। अब आप देखो, मैं ऐसे बैठा हूं, मैं आज आपको बताने वाला हूं संडे कमेंट बॉक्स की क्लास, बहुत अच्छी क्लास है, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे मतलब दम ही नहीं है। और अगर मैं कहूं आज मैं आपको बताने वाला हूं संडे कमेंट बॉक्स की क्लास और ये कमाल की क्लास में आपको सच में मजा, अब थोड़ा मजा आ रहा है ना, मतलब आप मेरे एक्सप्रेशन से थोड़ा सा ज्यादा आपको अच्छा लगेगा बातचीत करने का तरीका। तो एक्सप्रेशन जरूरी है, चाहे वो हाथ पैरों से हो, बॉडी से हो, या फिर हमारे चेहरे की मांसपेशियों से हो। नो, वेल, yeah, of course, yes, now, ये, शी, ऐसे। तो ये एक्सप्रेशन होता है। आप फॉरेनर्स को देखिए, कभी डिस्कवरी चैनल खोल के देखना, जो इंग्लिश बोलते हैं ना वो लोग, अंग्रेज जो होते हैं, तो इनके चेहरे के एक्सप्रेशन साथ साथ चलते हैं। तो ये हैबिट हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, लेकिन ये स्टार्टिंग में नहीं करनी चाहिए। यानी कि अभी आप टेंसेस सीख रहे हो, मॉडल सीख रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो और शुरू में एक्सप्रेशन बना लो, ऐसा नहीं है। धीरे 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 डेवलप करो, जब इंग्लिश अच्छी होगी तो एक्सप्रेशंस भी आएंगे, बट हाँ एक्सप्रेशन जरूरी है। अगला सवाल पूछा है अंशिका ने, अच्छा अंशी अलग का अलग स्पेस देके मिला के हो गया अंशिका। अंशिका ने लिखा है प्लीज सर वुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे विच एवर यूज प्लीज, विच एवर का इस्तेमाल। ये एक ऐसी WH फैमिली के साथ कंबाइन किया हुआ वर्ड है, जो फ्रेज एक तरीके से कह सकते हैं जो लोगों को अक्सर तंग करता है। विच एवर का हिंदी में मतलब होता है जो कोई भी, और एक चीज की ये इंसान के लिए नहीं बल्कि वस्तु यानी सामान के लिए यूज होगा। जो कोई भी कार, जो कोई भी मोबाइल, जो कोई भी पैसे, जो कोई भी पेन, जो कोई भी पंखा, कूलर, टीवी, फ्रिज, समझ रहे हो, सामान के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे जो कोई भी कार तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दिलाऊंगा, विच एवर कार यू वांट आई विल परचेज फॉर यू। जो कोई भी घर तुमने देखा मैं उसे भेज दूंगा, विच एवर हाउस यू हैव सीन। तो इस तरीके से जो कोई भी खाना तुमने बचाया है, जो कोई भी सेब वहां पर रखा हुआ है, सामान के लिए, जो कोई भी। अगला सवाल पूछा है महादेव कुमार ने, लिखते हैं इज द डिफरेंस बिटवीन मोब एंड क्राउड, क्या मोब और क्राउड में कोई फर्क होता है। बिल्कुल होता है, मैं बताता हूं। देखिए मोब और क्राउड दोनों का हिंदी में मतलब होता है भीड़। भीड़ को मोब भी बोलते हैं, क्राउड भी बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोल दो, फर्क है। देखिए जो गुस्से वाली भीड़ होती है, गुस्से में है, उसमें गुस्सा है, उसे मोब बोलते हैं, और जो कॉमन भीड़ होती है उसे क्राउड बोलते हैं। सिनेमा हॉल के बाहर टिकट की लाइन लगी हुई थी, तो क्या है वो क्राउड है, गुस्से में नहीं है, टिकट लेने के लिए खड़े, क्राउड है। मॉल के अंदर क्या है, क्राउड है। बाजार के अंदर क्या है, क्राउड है। और कहीं पर लड़ाई हो गई और पथराव हो रहा है, तो वो वाली भीड़ क्या है, वो क्राउड नहीं है, वो मोब है। कहीं पर दंगे हो गए, नाम ही बुराई लेना भी अच्छा नहीं लगता, या कोई लड़ाई हो गई, या कोई झगड़ा हो गया, या कुछ भी हो गया, मतलब गुस्से वाली भीड़ है, पथराव कर रही है, या फिर कोई लड़ाई लड़ रही है, या फिर डंडे लिए हुए, या फिर गाली गलौज कर रही है, गुस्से वाली भीड़ है, तो ऐसी भीड़ को क्या कहेंगे, मोब कहेंगे। तो जब भी भीड़ अटैक करेगी तो वो कभी क्राउड अटैक नहीं करेगा, मोब अटैक करेगी, क्योंकि गुस्से वाली भीड़ अटैक करेगी तो उसको मोब कहते हैं। अगला सवाल पूछा है ध्रुविन ने, लिखते हैं सर ये बता दीजिए कि थ्रू और बाय कहां कहां यूज करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम वैसे कॉमनली इसको हिंदी में कंपेयर करें तो दोनों की हिंदी एक ही होती है, के द्वारा, थ्रू एंड बाय। मैं बस के द्वारा आऊंगा, आई विल कम बाय द बस, आई विल कम थ्रू द बस। लेकिन फर्क है, थ्रू होता है एक पूरे प्रोसीजर से गुजरना, एक पूरे प्रोसेस से गुजरना, उसको थ्रू बोलते हैं। जैसे आई विल कम थ्रू द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट के थ्रू आऊंगा। तो यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एयरपोर्ट में बहुत सारी चीजें मेरे साथ होंगी, चेकिंग होगी, ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा, सो उस प्रोसेस से गुजर कर आऊंगा तो थ्रू होगा। और बाय का मतलब होता है बस उसका यूज करके आना, जैसे आई विल कम बाय द कार, मैं कार से आऊंगा, तो बाय द कार मतलब उसका कोई प्रोसेस थोड़ी है, मैं कार में बैठूंगा और मैं आ जाऊंगा। लेकिन थ्रू कहां लगाएंगे, जहां पर एक प्रोसेस दिखाना हो, जहां पर एक लंबा चौड़ा वो दिखाना हो। जैसे कैसे, और एक बताऊं, एक एग्जांपल और लेता हूं। हाँ, जैसे कि मुझे कहना है कि ये जो नौकरी है मेरी इंटरव्यू के द्वारा लगेगी, तो बाय द इंटरव्यू नहीं होगा यहां पे, मतलब लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरव्यू क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें अलग अलग सवाल पूछे जाएंगे, अलग अलग राउंड्स होंगे, तो वो एक प्रोसेस है, तो उससे गुजरना है, सो थ्रू द इंटरव्यू होगा, बाय द इंटरव्यू नहीं, थ्रू द इंटरव्यू। तो ये यूज होता है एक प्रोसीजर से गुजरना, थ्रू कहलाता है। अगला सवाल पूछा है रोहन ने, लिखते हैं हेलो सर, हाय रोहन, आई एम बिग फैन ऑफ यू, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। रोहन मैं भी आपका फैन हूं, क्योंकि आप मेरा चैनल देखते हैं, उसे सब्सक्राइब आपने किया हुआ है, सो आई एम आल्सो अ बिग फैन ऑफ यू। प्लीज टेल मी, मुझे ये बताइए व्हाट्स दिस कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। आपने इसकी ट्रांसलेशन पूछी है। देखिए
मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था, इस वाक्य के लास्ट में पहले देखिए लिखा है वाला था। और जब भी हिंदी वाक्यों के अंत में वाला था, वाली थी, वाले थे या ही वाला था, ही वाली थी, ही वाले थे आए, तो उनके लिए आप यूज कर सकते हैं was about to and were about to, was about to and were about to। मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था, I was about to call you, या मैं तुम्हें फोन करने वाला था या ही करने वाला था, I was about to call you। मैं जाने ही वाला था, I was about to go, तुम आने ही वाले थे, you were about to come। मेहमान आने वाले थे या आने ही वाले थे, guests were about to come, तो या विजिट। तो इस तरीके से आप was about to, were about to लगा सकते हैं। अगला कमेंट क्या है, मनीष कुमार ने पूछते हैं सर व्हाट आर द रूल्स ऑफ SES प्लीज सर, यानी कि S और ES के रूल्स बता दीजिए। रूल्स आपने पूछा है कि वर्ब में S और ES कब कब लगाते हैं, कब कब नहीं लगाते हैं। देखिए ये SES का जो चक्कर है दो जगह होता है, एक तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में होता है, सिंगुलर पर्सन के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में SES लगाते हैं, और दूसरा होता है किसी चीज को बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए। तो इन दोनों कंडीशंस में मोस्टली 6 जगहों पर ES लगाते हैं, उन 6 के अलावा S लगाते हैं। वो 6 जगहें हैं O, SH, CH, X, Z और S। O, SH, CH, X, Z और S, इन जगहों पर आई मीन किसी वर्ब के लास्ट में इनमें से कोई भी एक जो भी है ये आए तो उसमें ES लगाते हैं। जैसे गो, अब गो के लास्ट में क्या है O, वो O इस मैच हो गया स्टार्ट में, O S S S E में से मैच हो गया O, तो S नहीं ES लगाएंगे, गोज GOES। अब इनके अलावा अगर कुछ आता है जैसे कार CAR, तो लास्ट में आ रहा है R, वो इन 6 में तो है नहीं, तो वहां पर आप S लगा सकते हैं, कार ही रहेगा। तो जहां पर ये आए वहां पर ES, जहां पर ये ना आए वहां पर आप S लगाएंगे। अगला कमेंट किया है सुमित गुज्जर ने, लिखते हैं सर हाउ टू से, इसे कैसे कहेंगे, थोबड़े के 4 कर दूंगा, थोबड़े के 4 कर दूंगा। अरे बाप रे, तो आपने सुमित जी पूछे इसकी ट्रांसलेशन थोबड़े के 4 कर दूंगा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो ये गुस्से वाला वाक्य है, कभी किसी पे नाराज होना हो, गुस्सा हो इंसान या फिर उससे लड़ाई हो जाए तो अक्सर बोलते हैं थोबड़े के 4 कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप ये वाक्य कभी यूज करें, आई मीन इनडायरेक्टली मैं ये नहीं चाहता कि आपकी कभी लड़ाई हो, तभी ये यूज होगा, तो आप सेफ रहें और दूसरे भी आपसे सेफ रहें। सो थोबड़े के 4 कर दूंगा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो थोबड़े को 4 कर दूंगा का मतलब होता है कि चेहरे के 4 टुकड़े कर दूंगा। तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं I'll smash your face in 4, I will smash your face in 4। I will मैं कर दूंगा स्मैश, टुकड़े 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 बिखेर दूंगा, your face तुम्हारे थोबड़े के, चेहरे के, फेस के, in 4 4 में। तो 4 पीसेस नहीं कहेंगे, अंग्रेजी में सिर्फ 4 कहकर ही काम चल जाता है। तो इस तरह से आप इसे कह सकते हैं। क्या क्या पूछ लेते हैं आप लोग, बड़ा खतरनाक था, मैं तो सच में सोच रहा हूं। तो गाइस ये थी आज की संडे वाली क्लास, कमाल में मजा आ जाता है सच में आपके प्यार भरे कमेंट्स पढ़ के, आपके प्यार भरे कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छे लगते हैं। और भी इतने सारे कमेंट्स आपने किए थे, इतने सारे सवाल पूछे थे, मैं सारे पिक नहीं कर पाए, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती, तो आई एम रियली सॉरी। बट जिनके क्वेश्चन बच गए मैं कोशिश करूंगा उनके कमेंट्स में ही जाकर उनके जवाब दूं। बट आप ऐसे ही सवाल पूछते रहिएगा पूरे हफ्ते, किसी भी मेरी वीडियो में जाकर आप अपना सवाल पुट कीजिए और उसके नीचे लिख दीजिए आस्क सरताज सर। मैं सैटरडे को सारे सवालों को पिक करता हूं, उसमें से चूज करता हूं, फिर संडे को उनको अपनी वीडियो में लेकर आता हूं। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा और कल आने वाली एक और परसों आने वाली एक और कमाल की वीडियो प्लीज उसे भी जरूर देखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।